नमस्कार दर्शकों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि इलाज से परहेज बेहतर है और कोरोना संक्रमण के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और भारत सरकार की तरफ से समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं ताकि हम और आप सभी सुरक्षित रह सकें। कोरोना की रोकथाम के लिए क्या उपाय हैं, किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इन सभी की जानकारी के साथ साथ लोगों के बीच में कुछ अफवाह है, कुछ डर है, कुछ पसोपेश की स्थिति है जिसके चलते कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है और ये संक्रमण धीरे धीरे दोबारा से हमारे बीच पनप रहा है और हर आयु वर्ग के लोगों को इस संक्रमण से खतरा है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हृदय के जो रोगी हैं उनके लिए ये संक्रमण कितना खतरनाक है और किस तरह से वो इस संक्रमण से अपना बचाव करें, इसी विषय पर हम आज आपके लिए ये परिचर्चा लेकर आए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके दिल में जो भी प्रश्न उठते हैं या जो भी आपकी शंकाएं हैं उनका हम समाधान इस परिचर्चा के जरिए जरूर कर सकें। और आज की इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमने दो खास मेहमान उनको आमंत्रित किया है जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। आज इस परिचर्चा में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अनिमेश अग्रवाल जो जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हिसार के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और हृदय रोग विभाग के विभाग अध्यक्ष भी हैं और साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री अनूप कुमार दयाल जी। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अनिमेश अग्रवाल, सबसे पहले इस परिचर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरह से कहते हैं कि ये संक्रमण 2020 से पूरा विश्व इसको झेल रहा है और ये एक नोवल कोरोना वायरस है कि एक नए तरह का वायरस है, एक नए तरह के लक्षण है, तो कितना खतरनाक है ये। और अब जो इसकी दूसरी लहर आई है वो सुनने में आ रहा है कि वो और ज्यादा खतरनाक है। तो आप एक डॉक्टर हैं, आप ज्यादा ऑथेंटिक वे में इसको बता सकते हैं, तो आप जरा इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले तो मुझे बुलाने के लिए। वाकई में जो आपने सवाल उठाया कि जो कोरोना वायरस है, एक्चुअली ये वायरस एकदम से कैसे समाज में प्रकट हो गया, पहले इसके बारे में कुछ सुना नहीं गया। तो ऐसा नहीं है। इस कोरोना वायरस के बारे में लिटरेचर में पहले भी मेंशन्ड है, किताबों में पहले भी मेंशन्ड है, लेकिन ये ह्यूमन रेस में बहुत फ्रीक्वेंटली कोई इन्फेक्शन इतनी तेजी के साथ नहीं किया करता था। पहले भी कुछ तरह के मेडिटेरेनियन कंट्रीज में इससे इन्फेक्शन रिपोर्टेड हैं, लेकिन इस स्केल पर संक्रमण पहले कभी नहीं हुआ था। और ये एक विज्ञान के लिए भी, एक ह्यूमैनिटी के लिए भी एक बिल्कुल बहुत नई चीज़ थी, नई बीमारी थी, जिससे लड़ने के लिए ना तो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम प्रिपेयर्ड था, ना हमारे साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड थे, ना हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट प्रिपेयर्ड थे। तो एक बहुत बड़े चैलेंज की तरह पूरे विश्व भर में उभरा और धीरे धीरे जैसे जैसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती गई, बहुत तेज़ी से रिसर्च इसके बारे में की गई, तो कुछ चीज़ें सामने आई कि इससे रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो जो निष्कर्ष सामने आया वो यही सामने आया कि जब तक कोई कारगर मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो जाती इस वायरस से लड़ने के लिए, या कोई बहुत कारगर इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक केवल बचाव ही एक तरीका है इस वायरस से अपने आप को बचाने के लिए। तो बचाव के लिए WHO ने भी, हमारे यहाँ ICMR ने भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी समय समय पर बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग प्रमुख थी, लगातार मास्क लगा के रखना प्रमुख था, अपने आप को सैनिटाइज करना सैनिटाइज़र से या हैंड वॉश से, वो बताया। तो ये सब चीज़ें कारगर साबित हुई। एक तरीके से लगा एक समय कि हमने कोरोना पर एक तरीके से विजय पा ली है। फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में ऐसा लगने लग गया था कि भारत जो है वो निकल आया है इस लहर से बाहर। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि हम लोग थोड़े से शायद लापरवाह हो गए। हम लोगों ने मान लिया कि कोरोना समाज से ख़त्म हो गया है, चला गया है, और वो जो प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे थे पर्सनल लेवल पर भी और सोसाइटी के लेवल पर भी, वो हमने थोड़े से शायद कम कर दिए और वायरस को फिर से मौका मिल गया लोगों में फैलने का। तो ये जो लहर पनप रही है, इसमें भी यही है कि हमें बचाव रखना है जो पहले रखने थे, और साथ में जो वैक्सीन अब आ गई है उसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे, उस वैक्सीन क्या इफेक्टिवनेस है और कैसे उसको लेना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि जैसे हम कहते भी हैं आमतौर पर कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल। तो शायद ये उसी का एक प्रारूप है कि जैसे ही लोग लापरवाह हुए, दोबारा से इस संक्रमण में और ज्यादा आक्रामक तरीके से लोगों के बीच में दोबारा से ये पनप गया है। बिल्कुल ठीक है। और अनूप जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी एक चैलेंज था कि जनहित को ध्यान में रखते हुए किस तरह से वो वैक्सीनेशन को तैयार करें
और क्योंकि भारत देश हमारा 135 करोड़ लोगों का देश है, तो यहाँ पर जब इस तरह की महामारी पनपती है तो लोगों के बीच में एक बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक ऊहापोह की स्थिति आ जाती है और लोग एकदम से भागने लगते हैं। और आपका जो संस्थान है, एक प्रतिष्ठित संस्थान है, उसमें जब इतनी तादाद में लोग आते हैं तो किस तरह से आप कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उस भीड़ को आप मैनेज करते हैं? इस पर थोड़ी सी हमें विस्तृत जानकारी दीजिएगा। इसमें इस प्रकार से हम लोग करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पालन किया जाता है हमारे हॉस्पिटल में, और हर एक व्यक्ति के मास्क, और जो रिलेटिव्स भी आते हैं उनको भी मास्क के लिए चेक किया जाता है। बिना मास्क के हम लोग एंट्री नहीं करना है। हमारे सारे गेट पे लगा रखा है हमने, बिना गेस्ट मास्क की एंट्री नहीं होगी। और सोशल डिस्टेंसिंग, जब बिलिंग जमा करने कुछ पैसे जाते हैं, चाहे अपना पर्ची बनवाते हैं, तो उस दौरान भी उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता है। दूसरा, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम उसको वॉच करती है। हमारे सारे जगह जहाँ भी क्राउड नज़र आता है वहाँ पे चेकिंग के लिए जाते हैं। हमारे CCTVs लगे हुए हैं ताकि हम एक मॉनिटरिंग करने के लिए उसको तत्पर रहते हैं, और रूल्स को फॉलो कराने के लिए पूरी कोशिश किया जाता है। तो जब आप इतने रूल्स को फॉलो करवाने के लिए लोगों को कहते हैं तो उनका रिस्पांस कैसा होता है? उनका कितना सहयोग आपको मिलता है? उनका नकारात्मक रहता है। उसी चीज़ के लिए हमारे को भुगतना भी पड़ रहा है कि हमारे यहाँ फैल रही हैं चीज़ें, और हरियाणवी लैंग्वेज में भी बोल देते हैं कभी भी कौन ही बेरा। हम लोग कोशिश करते हैं उनको समझाएं कि नहीं, ये ज़रूरी है, क्योंकि विलेज में जो है लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की इस तरह का एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है, उसमें हमें भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हुए लोगों के लिए हमें, चाहे अगर वो किसी डर की स्थिति में है या वो कभी कभी थोड़ा सा अगर गर्मजोशी से बोल भी देते हैं, तो भी हमें अपने आप को कूल रखते हुए, काम रखते हुए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, काउंसलिंग करते हैं उनकी, बोल खड़ा होकर बात करते हैं उनसे कि बाबा इसका फायदा आपको है। कई लोग मास्क को अच्छी तरह से नहीं लगाते हैं, नाक के नीचे रखते हैं, तो उसका फायदा कुछ नहीं है। तो उनको समझाते हैं खड़े होके कि भाई नाक के ऊपर लगाया जाता है, ना कि नाक के नीचे। नाक के नीचे से कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। तो उनको एजुकेशन दिया जाता है कि हाँ भाई, एजुकेट किया जाता है कि आप सही से पहने। और जब हॉस्पिटल में खास कर आए तो यहाँ पे भी इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, तो उस हिसाब से आप तैयार होके जाएं और पूरा मास्क का पूरी तरह से पालन करें, मास्क सिस्टम का। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया कि मास्क पहनने में लोग इतनी लापरवाही दिखाते हैं कि हमने आमतौर पर देखा है कि किसी के सिर्फ कान में लटका होता है, कोई नाक को खुला छोड़ देता है, कोई मुंह को पूरी तरह से नहीं ढकते, गले में लोग लगा लेते हैं, चेहरे के नीचे कर लेते हैं उसको। तो इतनी लापरवाही डॉक्टर साहब क्यों करते हैं लोग? इसको एक बोझ की तरह से क्यों लेते हैं? देखिए, कोरोना के जो रोकथाम है, कोरोना का जो बचाव है, उसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी भी आई है, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जी, तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है एज ए सोसाइटी और एज ए इंडिविजुअल। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे लिए भी है, हमारे अपने परिवार के लिए भी है, जिस सोसाइटी, जिस कम्युनिटी, जिस मोहल्ले, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं उनके लिए भी है, और इन जनरल नेशन और अपने स्टेट के लिए भी है कि अपना बचाव भी हम कर रहे हैं और अपने बचाव करके हम दूसरों को भी संक्रमण से बचा रहे हैं। तो ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये मास्क पहनना कोई किसी डर से, किसी अथॉरिटी के डर से, किसी चालान कट जाने के डर से, किसी फाइन के डर से अगर हम पहन रहे हैं और उस डर के हटते ही हम उसको हटा दे रहे हैं या गलत तरीके से लगा रहे हैं, तो वो सब चीजें कोरोना के बढ़ने को बढ़ावा देती हैं। आमतौर पर होता यही है, ऐसा ही होता है। आमतौर पर होता यही है कि लोग जुर्माने के डर से, पता उन्हें है, मास्क उनके पास है, लेकिन फिर भी वो लगाते नहीं हैं। और जैसे ही अगर चौक पर कहीं किसी पुलिस अधिकारी को देखते हैं तो झट से वो उसे उस वक्त के लिए वो उसको मास्क को पहन लेते हैं। लेकिन उनको ये समझाना पड़ेगा कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो आपके परिवार वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपसे मिलने जुलने वाले लोग हैं, और जैसा कि आपने कहा कि आपका घर, आपका शहर, आपका राज्य, आपका प्रदेश, वो सब सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डॉक्टर साहब, जैसा कि 3 चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है बार बार कि आप मास्क लगाएं, आप हाथों को धोते रहें या फिर आप हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और 2 गज की दूरी ये ज़रूरी है। इसका कितना पालन लोग करते हैं, कितना महत्व है,
वो जरा अनूप जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों मास्क जरूरी है, क्यों हाथों को बार बार धोना जरूरी है, और क्यों ये डिस्टेंस की जो हम बात करते हैं वो क्यों जरूरी है? देखिए, डिस्टेंस जरूरी इसलिए है क्योंकि दूर से आपके मुंह बोलने से उनकी थूक निकलती, चाहे कुछ निकलती, तो वो ट्रैवल करता है वो जी। तो इस वजह से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है आपने। दूसरा, हाथ को रेगुलर धुलना है, क्योंकि आप सरफेस कोई भी चीजों पे छूते हैं तो बैक्टीरिया चाहे कुछ ऐसा जर्म्स दिखता नहीं है आपको, तो लेकिन उसके वो वहां पर काफी टाइम तक मौजूद रहता है, तो उसको धुलने का जरूरी है, क्योंकि ये साबुन से ये मर जाता है तुरंत। उसको कुछ तरीका है, 7-10 स्टेप्स हैं उसका धुलने का तरीका है, ऐसे रगड़ के तुरंत धुलने के नहीं होता है, दो सेकंड में तक तो सरकार भी कहती है कि अपने हाथों को पूरी तरह से आप आगे पीछे पूरी उंगलियों को आप अच्छे से उसको धोएं। जी, उसका स्टेप्स है, वो पूरा फॉलो करना पड़ता है, तब जाके संक्रमण मरता है। और मास्क तो बहुत जरूरी है। मास्क तो आपका प्रोटेक्शन है, क्योंकि जो भी सांस आप लेंगे तो उसको फिल्टर करता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस दौर में जब ये संक्रमण का दौर है, तो जो लोग हृदय रोगी हैं उनके लिए संक्रमण कितना घातक सिद्ध हो सकता है, और किस तरह से वो इससे अपनी रोकथाम करें? देखिए, ऐसा देखने में आया है कि जो लोग हृदय रोगी हैं, जो लोग डायबिटिक्स हैं या ओल्ड एज में है, या उन्हें किसी तरह की कैंसर की दवाई चल रही है, या जिसे कहते हैं इम्यूनोथेरेपी चल रही है, इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, उनके अंदर बीमारी ज़्यादा भयावह रूप से दिखाई पड़ती है। उनके अंदर सिकनेस भी ज़्यादा होती है, सिम्टम्स भी ज़्यादा होते हैं, और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है। एज ए हार्ट स्पेशलिस्ट जो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है वो 2-3 तरीके से हो सकता है। एक तो वायरस डायरेक्टली हार्ट की जो मसल्स हैं उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो वो उसको हम बोलते हैं मायोकार्डाइटिस। तो अगर मायोकार्डाइटिस हो जाती है तो हार्ट के फेल होने के चांसेस हो जाते हैं, जो एक बहुत गंभीर बीमारी है, और उससे निकलना, उसको ट्रीटमेंट करना इस परिवेश में बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत एडवांस्ड मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, एडवांस दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में कोरोना संक्रमण हो, तो ऐसे मरीज को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, जो हार्ट पेशेंट्स इसलिए ज़्यादा संक्रमण, ज़्यादा परेशानी में होने के चांस इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि कोरोना जो है मेनली लंग्स को इफेक्ट करता है। जब वो लंग्स को इफेक्ट करता है तो वो हार्ट के दाईं तरफ वाला जो हार्ट होता है उसकी तरफ वो प्रेशर हार्ट के ऊपर बढ़ा देता है। तो उस प्रेशर के बढ़ने के कारण भी हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। तो वो भी एक कारण है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, लंग इन्वॉल्वमेंट के कारण भी हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। तो ऐसा देखने में आया है कि हार्ट के मरीजों में कोरोना के सिम्टम ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा बीमार होते हैं वो लोग, और उनके अंदर मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो लोग हार्ट संक्रमित हैं और 65 ईयर्स से ज़्यादा एज के हैं उन्हें ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जो हमारे सरकार ने, प्रधानमंत्री ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च किया, वो भी सबसे पहले 65 ईयर्स के हेल्थ वर्कर्स के बाद में 65 ईयर्स के बाद के लोगों के लिए और हृदय रोगियों के लिए सबसे पहले उन्हें कैंडिडेट बनाया वैक्सीन लेने के लिए। तो यही सब चीज़ें हैं कि हार्ट पेशेंट्स को ज़्यादा सावधानी बरतनी है और वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी जाके करानी है। वैक्सीनेशन कब करानी है, क्यों करानी है, वैक्सीनेशन के क्या मिथ्स हैं, वो हम और डिस्कस करेंगे। जी जी। और अनूप जी, जैसा कि लोग आपके पास आते हैं, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो किस तरह से आपने इंतज़ाम किए हैं, बेड्स के क्या इंतज़ाम हैं, किस तरह से मेडिकल सुविधाएं आप उनको देते हैं, उसके बारे में बताइएगा ज़रा। सर, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं ना, ओपीडी में दिखाने के लिए आते हैं, तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाती है जी। और हमने हर एक ओपीडी में डॉक्टर्स का भी बचाव किया हुआ है। वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। उनके लिए हमने ट्रांसपेरेंट पर्दा सिस्टम लगा रखा है, उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं मरीज के लिए। कोई संक्रमण मरीज आ जाए तो उससे बचाव है उनके लिए, क्योंकि पिछले दौरान जो पिछला फेज आया था उसमें कई हमारे डॉक्टर्स, कई नर्सेज भी उसमें संक्रमित हो गए थे, और उसमें उसके लिए बचाव के लिए ये पहला कदम है जी। और थर्मल स्क्रीनिंग से हमारे को उनके टेम्परेचर्स मॉनिटर करना पड़ता है, और फिर लाइन उनकी प्रॉपर होनी चाहिए। कोई भी जिनको ज़रूरत नहीं है उनको एंट्री नहीं देते हैं हम लोग इस दौरान। और इमरजेंसीज में भी हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बिना जांच के हम इमरजेंसीज में भी एंट्री नहीं देते हैं किसी भी पेशेंट। तो जिस तरह से सरकार ने दिशा निर्देश दिए
उसके बाद जो आपकी तैयारियां रही, कब से आपने इस तैयारी को शुरू किया, 2020 से आपने इस तैयारी को शुरू किया, और क्या क्या चरण अब तक आपने पार किए हैं, वो ज़रा बताइएगा। 2020 में तो जब स्टार्टिंग हुआ था तो उस समय तो कुछ भी नहीं था जी। इसके बारे में, हम लोग को जानकारी भी नहीं थी। फिर जैसे जैसे WHO गाइडलाइंस आई, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आए, बदलाव होते गए और चेंजेस होते गए, प्रोटेक्शन बढ़ता गया, PPE किट बढ़ता गया, बेड्स के लिए गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है हर एक हॉस्पिटल्स को कि जो भी कोविड हॉस्पिटल्स में हैं उन पे इतना बेड रिजर्व होना चाहिए जी। तो हमारे यहाँ भी हैं और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भी हैं, सब जगह हम लोग को बेड निर्धारित, उसी पे ऑपरेट करते हैं हम, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल बना देने से फिर आम जनता कहाँ जाएगी, दूसरे भी बीमार पेशेंट्स हैं जी जी वो कहाँ जाएंगे, इसलिए निर्धारित बेड के अनुसार हम ऑपरेट करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, जैसा कि देखा गया है कि शुरू में भी हम ये सुनते थे कि आप अगर सार्वजनिक जगहों पर हैं तो खांसी करते हुए, नाक साफ करते हुए आप रुमाल से अपने चेहरे को ढक लें। वही चीज़ आज एक नए तरीके से है, क्योंकि ये कहें कि एक नया संक्रमण है तो हमें अपनी जीवन शैली में भी बदलाव करना पड़ेगा उसके अनुसार। तो उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो रोकथाम आ जाती है कि आप उसके उपाय अपनाएं कि आप उस रोग से संक्रमित ना हो। लेकिन अगर हो जाते हैं तो उसके लिए शुरुआती लक्षण किस तरह के दिखते हैं किसी भी पेशेंट में कि उसको ये लगे कि हाँ कहीं ना कहीं वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। ठीक है, तो दो सवाल। एक सवाल तो ये कि जो पुराने ज़माने में जो कहावतें थीं कि पब्लिक में नाक साफ नहीं करनी, थूकना नहीं है, मैं सड़क पे चलते हुए, छींकना नहीं है, छींकना है तो मुंह माउथ कवर करना है, तो वो सब एक पर्सनल हाइजीन का हिस्सा है। वो पर्सनल हाइजीन हमें किसी भी कोरोना हो चाहे कोरोना ना हो हमें फॉलो करना ही है। वो अदरवाइज भी हमारी हेल्थ के लिए, पर्सनल हेल्थ के लिए भी और सोशल हेल्थ के लिए भी, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक कोरोना के लक्षणों की बात है तो कोरोना के लक्षण मुख्य रूप से एक नॉर्मल वायरल फीवर जो हम सबको कभी ना कभी साल में एक बार होता ही है, पहले से कोरोना से पहले भी होता रहा है। सामान्य लक्षण कोरोना के लगभग वैसे ही होते हैं। बुखार होना, गले में गला खराब होना, जुकाम होना, शरीर में बहुत ज़्यादा बॉडी एक फील होना, कमज़ोरी फील होना, थकावट फील होना, ये मुख्य शुरुआती सिम्टम होते हैं कोरोना के। बुखार, खांसी, गले में खराश, जुकाम और शारीरिक कमजोरी महसूस होना, ये मुख्य शुरुआती लक्षण होते हैं। ये लक्षण हमें ऑब्जर्व करने होते हैं कि ये बुखार, ये सब लक्षण इस समय हम सारी सावधानियां बरतनी शुरू कर दें। हमें जो दवाइयाँ, शुरुआती दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं वो प्रिस्क्राइब करते रहें और अपने सिम्टम्स को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते रहें कि हमारे सिम्टम्स कहीं और वर्सन तो नहीं हो रहे हैं। 7-8 दिन के बाद भी बुखार परसिस्ट तो नहीं कर रहा है, हमें साथ में सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, या फिर हमारे पास आजकल सभी के पास घरों में जिस हिसाब से कोरोना बढ़ गया है, ऑक्सीजन सैचुरेशन नापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर एक बड़ी साधारण सी चीज़ हो गई है जो प्राय बहुत लोगों के पास घरों में ही अब अवेलेबल हो गई है, थर्मामीटर की तरह। तो उसमें हम अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स नापते रहें और रिसेंट जो गाइडलाइंस हैं, अगर सैचुरेशन लेवल्स 94 के नीचे जाते हैं तो हम थोड़े से सजग होकर डॉक्टरी सलाह लें। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इनिशियल सिम्टम्स को भी ध्यान में रखना है और हमारे सिम्टम्स वर्सन नहीं हो रहे हैं इसके बारे में भी बिल्कुल सजग रहना है। और सिम्टम्स अगर वर्सन हो रहे हैं तो फिर एडमिशन अगर रिक्वायर्ड है तो एडमिशन, और अगर एक्सपर्ट कोई मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं जो एक्सपर्ट एडवाइस और एक्सपर्ट कंसल्टेशन में ली जानी है तो वो भी करना है। जी, और जैसा कि कहते हैं कि अगर शुरुआती लक्षण आपको दिखते हैं तो आप घर में भी अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, आप होम क्वारंटीन भी हो सकते हैं। वो कितना कारगर है? उस दौरान भी क्या जो आपके डॉक्टर्स हैं उनके परामर्श से आपको ये दवाई लेते हुए अपने आप को घर में आप सुरक्षित रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट चीज़, इस सवाल में एक सवाल और छुपा हुआ है। पहली चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इन सब लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले तो जाके अपना टेस्ट कराएं। बिल्कुल, RT-PCR टेस्ट कराएं जो कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड है इस समय फिलहाल कोरोना का।
एक समस्या जो उभर कर आई है कि लोग टेस्ट कराने से बचते हैं। जी, जी। जब आप टेस्ट कराने से बचते हैं तो आपकी बीमारी का पता नहीं लगता और आप सोसाइटी में मूव करते रहते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में मूव करते रहते हैं और अनजाने जाने में कोरोना बहुत सारे लोगों में फैला देते हैं। जो अगर वो टेस्ट अगर हो गया होता समय पर तो अपने आप को आप आइसोलेट कर लेते, क्वारंटाइन कर लेते और आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को संक्रमण से बचा पाते। तो सबसे पहले स्ट्रेस हमें देना है कि इस टेस्ट से बचना नहीं है, इस टेस्ट से डरना नहीं है। अगर कोरोना संभावित कोई भी लक्षण है तो ये टेस्ट जल्दी से जल्दी कराना है और टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 80 to 90% पेशेंट्स में कोरोना की इलनेस एक नॉर्मल साधारण वायरल फीवर की तरह ही बिहेव करती है। आमतौर पर अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया हृदय रोग नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, या और आप कोई ऐसी एंटी कैंसर मेडिसिन से एंटी इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं ले रहे हैं, तो जनरली आप अपने आप 8 से 10 दिन के अंदर रिकवर कर जाते हैं। मेरे ख्याल में जब टीकाकरण करते हैं उस वक्त भी वो पूछते हैं कि आपको किसी दवाई की कोई एलर्जी तो नहीं है, या कोई टीकाकरण आप जब करवा रहे हैं तो उसके बाद भी वो कुछ वक्त आपको वहां पर बैठने के लिए भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी वैक्सीन, जैसे हम अपने बच्चों में वैक्सीन लगवाते हैं, सबकी वैक्सीन लगवाते हैं, तो कोई भी वैक्सीन जो होती है उसकी एफिकेसी तो इम्पोर्टेंट है ही है कि वो कितना कारगर होगी, उसकी सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टीकाकरण पूरी तरह से हम ये माने कि सुरक्षित है हर आयु वर्ग के लिए और हर किसी इंसान के लिए। हाँ, एज ए जनरलाइज तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि टीकाकरण बहुत सेफ है। हमारी तरफ से हमारे देश में इस समय जो 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो अब लगभग मेरे ख्याल से 10-12 करोड़ लोगों में लग चुकी हैं और जो अप्रोप्रिएट सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उन सब के गाइडलाइंस के अंदर ही वो लोगों को दी जा रही हैं। और जो डेटा अभी तक सामने आया है तो कोई ऐसे बहुत जिससे बोला जाए कि नॉर्मल वैक्सीन से जो साइड इफेक्ट्स एक्सपेक्टेड होते हैं किसी भी वैक्सीन से, आप किसी बच्चे में लगवाते हैं या किसी और बीमारी के लिए लगवाते हैं, तो उतने ही साइड इफेक्ट्स इन वैक्सीन में ही मिले हैं। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स कोई बहुत ज़्यादा हैं या ये किसी भी तरीके से अनसेफ है। तो दर्शकों, आज की इस परिचर्चा में जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो ये है कि कोरोना संक्रमण है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही इसको रोकथाम करने के जो उपाय हैं उन्हें भी हमें सख्ती से उनका पालन करना पड़ेगा। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी। ये वक्त है कि आप टीकाकरण में अपना सहयोग दें, टीकाकरण से मुंह ना मोड़ें, किसी तरह की ऊहापोह की स्थिति में आप ना पड़ें, बल्कि टीकाकरण स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं, सरकारी अस्पतालों में जाएं या जहां पर भी टीकाकरण की सुविधाएं हैं वहां पर आप जाएं, टीकाकरण लें और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। क्योंकि दर्शकों, कोविड पॉजिटिव पेशेंट होता है, लेकिन जब तक आपकी दृढ़ शक्ति नहीं होगी आपके अंदर या आपकी सकारात्मक सोच, उसे आपने टूटने नहीं देना है। हम बिल्कुल ये उम्मीद करते हैं कि आज की इस परिचर्चा से आपको जरूर आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का समाधान मिला होगा और आप दोनों इस वक्त हमारे बीच आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।